अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। आज मैं जॉन नावल का पार्ट नंबर 34 स्टार्ट करने लगी हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप कहती हैं कच्ची उम्र की मोहब्बत भी कच्ची होती है, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। ये कच्ची उम्र की मोहब्बत मेरी उम्र के साथ साथ बढ़ती रही और पक्की उम्र में पहले से भी ज़्यादा पक्की हो गई। इतनी ज़्यादा कि उसको भूलना मेरे इख्तियार से बाहर है। अब आपसे दूर रहना मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। वो कह रहा था और मैं जो बड़ी तवज्जो से उसकी बात सुन रही थी, बोल पड़ी, शादाब, तुम समझते क्यों नहीं? तुम मुझसे पूरे 15 बरस बार बार एक ही बात मत करें। जब मैं इस बात को अहमियत नहीं देता तो फिर आप क्यों फ़िक्र है? आप मुझसे बड़ी हैं तो क्या हुआ? मैं आपको बहुत सारी ऐसी मिसालें दे सकता हूँ जहाँ मर्द छोटे थे, हमारे अपने मज़हब में हमारे। शादाब प्लीज़, मैंने गुस्से से कहा। तो फिर चुपचाप शादी कर लीजिए, सारे फ़र्क भूल कर। शादाब ने भी गुस्से से कहा, यह तो नामुमकिन है, मुझे किसी भी हाल में तुमसे शादी नहीं करना। मैंने पहली बार सख्त लहजा इख्तियार करते हुए कहा, आपको हर हाल में मुझसे शादी करनी है। शादाब ने मुझसे भी ज़्यादा सख्त लहजे में कहा तो मैंने दोनों हाथों से सर थाम लिया। वो इस कदर ना डर हो गया था और बेशक ये ताकत उसको मेरी मोहब्बत ने दी थी, लेकिन मैं क्या करती? अज़हर ने पहले ही कहा था, तीसरी शादी तो तुम किसी से लाजमन करोगी। अब वक़्त है, अभी कर लो, वरना बाद में तो हमारी बदनामी होगी। प्लीज़, क्यों अपने साथ मुझे भी परेशान करती हैं? शादाब ने मेरी तरफ देखते हुए नरम लहजे में कहा और मैं उसका चेहरा देखने लगी। गौर से देखिए, मैं बदलने वाला नहीं हूँ। वो हंस कर कहने लगा, तुम्हारे नज़दीक उम्र की कोई अहमियत नहीं? मैंने एक बार फिर पूछा। नहीं, कितनी बार कहूँ, ये बात मेरे लिए गैर अहम है। वो पूरे एतमाद से बोला, ठीक है शादाब। मैंने उसको समझाने के लिए दूसरा मौजू ढूंढा। मैं भी उम्र के फ़र्क को भूल जाती हूँ, मगर यही तो मैं चाहता हूँ। शादाब ने चाहत से लबरेज लहजे में कहा, बीच में ना बोलो, मेरी बात सुनो। बात सिर्फ उम्र की होती तो ठीक है, मैं भूल जाती, मगर तुम्हें शायद मालूम नहीं। मैं हिचकिचाई कि कैसे कहूँ, मगर इसको कहे बगैर चारा भी नहीं था। सो मैंने कहा, तुम नहीं जानते शादाब, मैं कभी माँ नहीं बन सकती। लेकिन शादाब ने मेरी बात काट दी। बस इस बात से आप परेशान हैं, ये बात भी मैं जानता हूँ। फिर भी तुम? पहली बार मैंने हैरान होकर उसको देखा। फिर भी मैं? शादाब ने मोहब्बत बड़ी गहरी नज़र मुझ पर डाली, मुस्कुराया और कहा, फिर भी मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। अगर मुझे मालूम होता आप इस बात से बड़ी बेचैन हैं तो मैं पहले आपकी यही गलतफहमी दूर कर देता। ये बात कहना आसान है, करना मुश्किल। आज तुम इस बात को इतना महसूस नहीं करोगे, लेकिन आने वाले कल जब तुम सूना आंगन देखोगे तो फिर तुम्हें महसूस होगा तुमने गलती की थी और फिर शायद तुम वहाँ के मर्दों की तरह दूसरी शादी का सोचो। तो फिर क्यों ना भी? मैंने कहना चाहा, मत मफरूज़े कायम करें मेरे बारे में, ऐसी बात मत करें। मैं आपको ये बात लिख कर देने के लिए तैयार हूँ कि मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। मैं औलाद के लिए कभी आपसे शिकवा नहीं करूँगा कि मेरे नज़दीक सबसे अहम मेरी मोहब्बत और आपकी रफ़ाकत है। शादाब ने तेज़ी से कहा, ये तुम आज कह रहे हो, आने वाला कल ऐसा नहीं होगा। अपने मामू को ही देखो, वो एक की बजाय 2 शादियां करना चाहते हैं। यूँ मामू ने किया है। आप तो मेरी वजह से 5 साल से उधर नहीं गई, वरना देखती मामू मामी से अब बहुत मोहब्बत करते हैं, सारा वक़्त ज़मीनों पर होते हैं। वो तो मामी की जाब के हक़ में भी नहीं थे, लेकिन मामी का कहना है कि अब 1-2 साल बाकी हैं, इसलिए जाब छोड़ना मुनासिब नहीं। मामू अब खुद मामी को छोड़ने पेशावर जाते हैं और लेने भी। उनकी मोहब्बत तो अब मसाली मोहब्बत बन गई है। उनके बच्चे हैं शादाब, जबकि मैं एक बांझ औरत हूँ। कल तुम भी वारस की बात करोगे। तुम्हें शायद मालूम नहीं, तुम्हारी जैसी तमन्ना आज़र ने भी की थी, अब तुम कर रहे हो। लेकिन सुनो, मैं तुम्हें औलाद का सुख
میں اس کو ہر حال میں سمجھانا چاہتی تھی مگر وہ کچھ سمجھنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے سخت غصے کے عالم میں کہا، میں نے کہا نا مجھے اولاد نہیں چاہیے۔ آپ کہتی ہیں مرد کو وارث کی تلاش ہوتی ہے، مجھے نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے آپ سے محبت ہے اور پھر اولاد ناحلف ہو سکتی ہے۔ مجھے نام لیوا نہیں چاہیے۔ اگر نام چھوڑنا ضروری ہے تو میں اپنی طاقت، اپنی قوت سے، اپنے کردار سے اپنا نام تاریخ میں سنہری حروف میں لکھ جاؤں گا۔ آپ کو شاید معلوم نہیں، سیاچن گلیشیئرز پر جہاں مجھے میری محنت اور خدمات کے صلے میں میجر کا رینک ملا ہے، وہاں ایک پوسٹ کا نام بھی میرے نام پر شاداب پوسٹ رکھا گیا ہے۔ یہ وہی پوسٹ ہے جہاں میں نے دشمن کے قبضے کو ناکام بنایا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے لیے آپ کی ذات اور آپ کی رفاقت ہی بڑی بات ہے اور کسی چیز کی تمنا نہیں کہ میں نے آپ سے محبت کی ہے، وہ محبت جو قطروں کی صورت میں میرے وجود میں اتری اور اب سمندر بن کر پھیل چکی ہے۔ آپ کے بغیر میرے لیے زندگی کا تصور بیکار ہے۔ یہ وقت جو میں نے آپ کے بغیر گزارا ہے بہت مشکل گزارا ہے۔ میں اب ہر لمحہ آپ کو اپنے قریب دیکھنا چاہتا تھا، لیکن آپ نے جو پابندی لگائی تھی اس کا احترام بھی کرنا ضروری تھا، تو اب آپ بھی اپنے وعدے کا احترام کریں۔ وہ میری ہر بات کا جواب دلیل، تحمل اور دلیل سے دے رہا تھا۔ مجھے شاداب سے خوف آنے لگا تھا۔ میں نے ہر طرح انکار کر کے دیکھا مگر وہ میری ہر بات رد کر رہا تھا اور آہستہ آہستہ میرے ہر سوال کا جواب دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ آذر آپ سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن جب اس کو اس بات کا پتہ چلا کہ آپ اولاد کی خوشی نہ دے سکیں گی تو وہ راستے سے ہٹ گیا، کیونکہ ذاکر بھائی نے کہا تھا اس کو محبت اور اولاد میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ وہ ایک عام سا مرد تھا، اس لیے آپ کو چھوڑ دیا، اور وہ بھی بات جب بندہ نفع و نقصان کے حوالے سے کرے تو وہ کاروبار ہو سکتا ہے، محبت نہیں۔ آذر کو آپ سے محبت نہیں تھی اور عام سا مرد محبت کر ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ تمسخرانہ انداز میں کہہ رہا تھا، تم عام مرد نہیں ہو۔ مجھے غصہ آ گیا، نہیں میں خاص مرد ہوں۔ بات ختم کر کے وہ مسکرانے لگا تو میں نے پوری سنجیدگی سے کہا، شاداب بس یہی سوچ کر میں نے تب انکار نہ کیا تھا، کیا تمہیں آذر والی بات کا پتہ چلے گا تو تم بھی مجھے بھول جاؤ گے، لیکن تم اپنی ضد کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہو۔ میں تمہاری آخری بار کہہ رہی ہوں، میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں تھی اور نہ ہی آنے والے وقت میں ہو سکتی ہے۔ مطلب یہ کہ مجھے تم سے محبت نہیں ہے اور میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ میری طرف سے صاف انکار ہے۔ تم اب اس موضوع پر مجھ سے بات مت کرنا۔ میں اب تک تمہارے لیے جو کچھ بھی کیا محض تمہاری امی کی ہمدردی میں نے صاف صاف انکار کرنا پڑا، کیا سمجھنا تو وہ بلاہر مجھے صاف صاف انکار کرنا پڑا، کیا سمجھنا تو وہ کوئی بات نہیں چاہتا ہی نہیں تھا۔ تو پھر آپ کیوں ان کے ساتھ دشمنی کر رہی ہیں؟ وہ مجھے گھورنے لگا، اب تم بڑے ہو چکے ہو، ایک ذمہ دار آفیسر بن چکے ہو، اس لیے میرا کام ختم ہوا اور تم بھی مجھے بھول جاؤ اس بات کو۔ آپ کا اصل کام تو اب شروع ہوگا میری بیوی بن کر۔ بکو مت، میں نے حقیقی غصے سے کہا، اب کچھ بھی کہیں، کچھ بھی کر لیں، مگر مجھ سے شادی تو کرنا ہی ہوگی۔ اس کے اطمینان میں ذرا برابر فرق بھی نہ آیا، جیسے میری کسی بات کی اس کے نزدیک اہمیت نہ ہو۔ وہ ہر بات بڑی لاپرواہی سے کہہ رہا تھا، مت نام لو شادی کا، اب اس موضوع پر تم بات نہیں کرو گے، یہ میں تم سے کہہ چکی ہوں۔ میں نے سخت لہجے میں کہا کہ اب اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ وہ نرمی سے ماننے والا بھی کب تھا؟ میرے پاس یہی موضوع ہے، اب چلنے کی تیاری کریں، موسم اچھا ہو یا برا، صبح ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ شاداب نے حکم دینے والے لہجے میں کہا، کہتے رہو، میں نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا، میں نے کہا اور کافی کے لیے دوسرا پانی کیتلی میں ڈالنے لگی۔ اگرچہ دل ہی دل میں اس سے حائف تھی، لیکن ظاہر خود کو بے پرواہ ظاہر کرنے لگی۔ کچھ دیر یوں ہی گزر گئی، پھر وہ بول پڑا، آپ جانتی ہیں اپنی اس ضد کا انجام؟ شاداب نے سخت لہجے میں کہا، کیسا انجام؟ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، اب کے گئے تو تم پھر کبھی مجھ سے نہ مل سکو گے۔ تمہارا میرا ساتھ تو صرف یہاں تک تھا اور بس۔
तुम जब चाहो जा सकते हो, मैंने बेरहमी से कहा। आप ये जुल्म मेरे साथ नहीं कर सकती। शादाब ने अचानक मुझे शानू से थाम कर गुस्से से घूरा। आप इनकार नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। समझिए आपको मेरे साथ चलना होगा और अब आप इससे इनकार नहीं करेंगी। मुझे छोड़ दो शादाब, मुझे छूने का तुम्हें कोई हक नहीं। मैंने उसके हाथ झटके और खड़ी हो गई। अब मुझे सख्त गुस्सा आ रहा था। आप? शादाब मारे गुस्से के पता नहीं क्या कहना चाहता था। वो चंद लम्हे मुझे घूरता रहा, फिर ज़ब्त का दामन पकड़ते हुए बोला, ये आपका आखिरी फैसला है कि आप मुझसे शादी नहीं करेंगी? हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है और अब तुम भी मान जाओ। हुआ ज़िद ना करो। ये ज़िद नहीं, ये मेरी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। ये इंतज़ार मैंने आपका इनकार सुनने के लिए नहीं किया था। आपने अपना फ़ैसला सुना दिया और अब मेरा भी सुन लें। आपने अगर मुझसे शादी ना की तो मैं खुदकुशी कर लूँगा। मैं जान दे दूँगा कि आपके बगैर ज़िंदा रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। फिर ज़िंदा रहने का फ़ायदा? ये धमकी नहीं। आपने अगर अपना फ़ैसला ना बदला तो मैं अभी आपके सामने ही इस बात पर अमल भी करके दिखाऊंगा। उसने खौफनाक लहजे में कहा। जान? मैंने तल्ही से कहा। तुम मेरी मोहब्बत में जान दे दोगे? फिर क्या होगा? मैंने बेरहमी से हंसी। इस जान की अहमियत ही क्या है? मुझे अचानक कदीर याद आ गया और मैं चीख पड़ी। जान जैसी सस्ती चीज़ भी कोई है? अरे आज के दौर में लोग गाजर मूली की तरह एक मिनट में कई लोगों को काट कर रख देते हैं। आए दिन के बम ब्लास्ट में हज़ारों लोग मारे जाते हैं। मारने वाले ये नहीं सोचते जुर्म किसका, बदला किससे लेना है और जान हम किन बेगुनाहों की ले रहे हैं। सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए यहाँ हर रोज़ कई बेगुनाह लोग फांसी चढ़ा दिए जाते हैं। बदले की आग में पूरे ख़ानदान का सुकून बर्बाद कर देते हैं। तुम मेरी मोहब्बत में जान देने की बात करते हो, बहुत सस्ती चीज़ देने की बात कर रहे हो। इस दुनिया में सबसे सस्ती चीज़ जान ही तो है, इंसानी जान। मैं बोलने पर उतर आई तो बोलते ही चली गई। बाकी सब कुछ महंगा है। चीज़ें महंगी हैं और सस्ती है तो जान। मुश्किल काम तो ज़िंदा रहना है। ज़िंदा रहना है। मुझे देखो, गौर से देखो। अयास की मौत के बाद कदीर भी अपनी जान से गुजर गया। फिर फ़िरोज़ और मेरे अम्मा अब्बा और मेरा बच्चा, वो जिसका बोझ मैंने 8 माह उठाया, मगर एक लम्हे के लिए भी मैं उसको देख ना सकी। वो सब मेरे अपने जो मुझसे प्यार करते थे, एक एक करके रुखसत हो गए, मगर मैं ज़िंदा हूँ। कैसे रही तुम जानते हो, समझ सकते हो। मुश्किल काम तो यही ज़िंदगी गुजारना है। जान देने की बात तो बुज़दिल करते हैं। हिम्मत वाले मुश्किल और दुख में भी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। मैं चुप हुई, चंद लम्हे खामोश रही। शादाब मुझे देखता रहा। उसकी आंखों के सुरहे माइल डोरे गहरी सुरही में बदलने गए, मगर मैंने परवाह ना की। मैं अब हर हाल में शादाब से जान छुड़ाना चाहती थी कि आपा रकीया की मुश्किल में उसकी इस्लाह का प्रोग्राम मैंने शुरू किया था, वो पूरा होकर ख़त्म भी हो गया था। अब वो बिगड़ नहीं सकता था। वो एक ज़िम्मेदार ऑफिसर बन चुका था। वो खुद जॉब छोड़ नहीं सकता था कि फ़ौज में जाना आसान है, निकलना मुश्किल। यही वजह थी कि मैंने बेखौफ होकर कहा, तुम जब चाहो मेरी मोहब्बत में जान दे सकते हो, लेकिन सोचो मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा। मैंने इतने लोगों की जान जाते देखी है। इतने ज़्यादा लोग मेरे सामने जान से गुजर रहे हैं कि अब इस बात की मेरे नज़दीक कोई अहमियत ही नहीं रह गई। भला तुम्हारी मौत से मुझे क्या दुख होगा? सिर्फ इतना कि बेचारी रकीया आपा याद आएंगी। सारी उम्र के उनकी ज़िंदगी का सहारा ख़त्म हो गया और ये भी सिर्फ चंद रोज़ रहेगा। फिर यही मुश्किल ज़िंदगी होगी और मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। ज़रूरत ही क्या होगी मुझे याद रखने की। मुझे कौन सी तुमसे मोहब्बत है? मुझे ही क्या, यहाँ किसी को भी किसी से मोहब्बत नहीं होती। बस वक्ती तौर पर जज्बाती होते हैं सब। जब वक्त गुजरता है तो सब बदल जाते हैं। बात करते करते मैंने शादाब को देखा। वो बिना पलके झपके मुझे घूर रहा था। आपको मुझसे मोहब्बत नहीं? वो जैसे तस्दीक करने वाले लहजे में बोला। नहीं, मैंने बेरुखी से कहा। अब तक आपने जो कुछ किया
वो क्या खेल था? हाँ, लेकिन तुम्हारी भलाई और बेहतरी के लिए मैंने ये खेल खेला, वरना मुझे क्या ज़रूरत थी। गोली मारिए मेरी भलाई को। वो यकदम दहाड़ा। तमीज़ से शादाब, मैंने गुस्से से कहा, लेकिन उसकी ये कैफियत देखकर मैं अंदर से डर गई। कैसी तमीज़? वो उठकर मेरे नज़दीक आया और मेरी आंखों में देखते हुए पूरे एतमाद से बोला, आपको मुझसे लाजमी शादी करना होगी। आप किसी तरह हाँ कह दे शादी के लिए, वरना क्या? मैंने घूर कर कहा। प्लीज़ समझने की कोशिश करें मेरी कैफियत को। वो सहत होते हुए अचानक नरम होकर मेरे शानों पर अपना बाजू दराज करते हुए बोला, शादाब। मैंने गुस्से से उसका बाजू हटाया और वो तो जैसे गुस्से से पागल हो गया। दांत पीसते हुए मेरी तरफ बढ़ा तो मैंने चीख कर कहा, दायरे में रहो शादाब, वरना। और वो जो अब तक बड़े एहतराम से बात कर रहा था, सुन रहा था, अचानक ही बिफर उठा। क्या दायरा? उसने अचानक मुझे बाजू के हसार में जकड़ लिया। शादाब, मैंने गुस्से से चीखी। मुझे उससे ऐसी हरकत की कतन उम्मीद नहीं थी। चलाइए मत, ताकत है तो छुड़ा लीजिए खुद को। आहर आप बड़ी हैं मुझसे। वो तमसा उड़ाने वाले लहजे में बोला। छोड़ दो मुझे, मैंने दांत पीसते हुए कहा। क्यों छोड़ूं आपको? मोहब्बत करता हूं मैं आपसे, हक है मेरा आप पर। शादी करना चाहता हूं मैं आपसे, पहले या बाद में। जब आप हैं ही मेरी तो फिर दायरे की क्या अहमियत? अपनी चीज़ों को छूने की इजाज़त कौन मांगता है? किस इजाज़त की बात करती हैं? अपनी बात अधूरी छोड़कर वो मेरे चेहरे पर झुक गया। शादाब, मैंने ज़ोर से चलाई और दोनों हाथों से उसको मारने की कोशिश की तो शादाब ने मुझे आज़ाद करते हुए मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। फिर सहत लहजे में बोला, औरतें अपने मर्दों से हाथापाई करते अच्छी नहीं लगती और मुझे इस तरह की औरतें पसंद भी नहीं। उसकी सारी नरमी ख़त्म हो चुकी थी। वो सहत गुस्से में बोला, कमीने। मेरी सारी हमदर्दी ख़त्म हो गई थी। उसकी सारी हरकतें देखकर दिल चाहा उसको जान से मार दूं। छोड़ो मेरे हाथ, छोड़ दो मेरे हाथ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मैं मिन्नत पर उतर आई। गैरतमंद मर्द हाथ पकड़कर छोड़ा नहीं करते। उसने एक झटके से फिर मुझे अपने करीब कर लिया। मैंने खुद को छुड़ाने की जद्दोजहद शुरू की तो शादाब मेरे बालों पर सर टकाकर मुलायमत से बोला, ज़िद ना करें, शादी के लिए हाँ करें, क्योंकि अपनी अब तक की गई मेहनत ज़ाया करने पर तुल गई हैं। मैं आपका गैर नहीं रह सकता। कितनी बार कहूँ कि नहीं रह सकता? मुझे बताएं कि कैसे आपको यकीन दिलाऊं कि मैं आपकी मोहब्बत में खुद को भूल चुका हूँ। ये 12 साल मैंने आपको सोचते हुए गुजारे हैं, आपकी कुर्बत के तस्वर में, और अब जब मैं मंजिल के करीब पहुँचा हूँ तो आप बदल गई हैं। आप पहले तो ऐसी नहीं थी। प्लीज़ अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो माफ़ कर दें कि मोहब्बत में सब जायज़ होता है, लेकिन शादी के लिए प्लीज़ मान जाएं। उसे दोनों हाथों से मेरा चेहरा थाम कर एक बार फिर नरम लहजे में पूछा, करेंगी ना आप मुझसे शादी? और उसके लबों ने नरमी से मेरे चेहरे को छूने की कोशिश की। मैंने पूरी कुव्वत से उसको धिक्का दिया। मुझ में इतनी ताकत ना जाने कहाँ से आ गई थी, और वो गिरते गिरते बचा। और मैंने सहत तैश के आलम में कहा, निकल जाओ मेरे घर से, दफ़ा हो जाओ। मैं तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहती। मुझे नफ़रत है तुमसे। शादी करना तो दूर की बात, मुझे तुम्हारी शक्ल देखना भी गवारा नहीं। आप समझती क्या हैं खुद को? शादाब ने गुस्से से हाथ उठाया तो मैंने चीख कर कहा, बदतमीज़, यहीं रुक जाओ। लगता है तुम्हारी किस्मत में कोई औरत भी नहीं है। औरत? शादाब ने दांत पीसते हुए कहा और रुक गया। आप क्या समझती हैं? मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ तो इसलिए कि मेरे लिए औरतों की कमी होगी? नहीं, ये तो मेरी मोहब्बत है जो आज नहीं 12 साल से मैं आपसे कर रहा हूँ। वरना आप क्या समझती हैं कि औरत तो कदम कदम पर बेमोल चीज़ की तरह मिलती है। हसीयत ही क्या औरत की इस माशरे में? कोई औरत मुझे नहीं मिलेगी। कोई और औरत तो क्या, आप मुझे मिलेंगी।
میں قسم کھاتا ہوں آپ کی کہ میں آپ کو اپنے نکاح میں لا کر چھوڑوں گا، دیکھوں گا کیسے انکار کرتی ہیں آپ۔ بکواس مت کرو، نکل جاؤ یہاں سے۔ میں حلق کے بال اتنی زور سے چیخی کہ کھانسی آ گئی۔ نہ جاؤں تو؟ شاداب مجھے گھورنے لگا جیسے وہ اسی گھر کا مرد ہو اور مالک بھی۔ نکل جاؤ میرے گھر سے، مجھ سے شادی اور مجھے حاصل کرنا تو دور کی بات، تم کسی عورت کو بھی حاصل نہ کر سکو گے۔ میں نے اس کی بات پر غصے سے جل کر کہا۔ اگرچہ اس نے مجھے چھونا چاہا تو اپنی محبت میں، کسی غلط نیت سے نہیں۔ میں تو آپ غصے سے بالکل پاگل ہو رہی تھی۔ عورت کا حصول کون سا مشکل ہے، اس نے زہر ہنس سے کہا، اور میں عورت کو ضرور حاصل کروں گا کیونکہ میں ایک مرد ہوں۔ عورت مرد کی ضرورت ہے۔ لیکن وہ رکا، میرے چہرے پر ایک غصیلی نظر ڈالی اور کہا، لیکن کوئی عورت بھی قانونی اور شرعی طور پر میری بیوی بن کر میرے پاس نہیں آئے گی، میرے قریب نہیں آئے گی۔ یہ حق میں صرف آپ کو دوں گا اور اپنے قریب آنے والے کسی اور عورت کو نہیں، اور میرے ان اعمال کی ذمہ دار آپ ہوں گی۔ آپ کے نکاح میں صرف آپ سے کروں گا، باقی عورتیں صرف دل بہلانے کے لیے ہوں گی، وقت پاس کرنے کے لیے ہوں گی، آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ عورت کا حصول کوئی مشکل بات نہیں۔ آئی سے گیٹ آؤٹ، میں نے چیخ کر کہا۔ جا رہا ہوں، چیخنے کی ضرورت نہیں، وہ باہر جانے کی بجائے میری طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ میرے قریب مت آنا شاداب، میں غصے سے پاگل ہو گئی۔ کیا سمجھتی ہیں آپ اس گھر میں اگر میں کچھ کرنا چاہوں تو کیا آپ مجھے روک سکتی ہیں؟ میں اگر اسی وقت آپ کو حاصل کرنا چاہوں تو کون ہے یہاں جو مجھے روکے؟ کوئی نہیں ہے یہاں آپ کی مدد کے لیے، لیکن میں تو آپ سے باقاعدہ نکاح کر کے آپ کو چھوؤں گا۔ او شٹ اپ! میں نے پوری قوت سے تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا تو وہ میرے بہت قریب آ چکا تھا۔ تھپڑ پڑتے ہی وہ جہاں تھا وہیں رک گیا، اس کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ آپ! وہ گھرایا، ایک بار پھر ہاتھ اٹھایا جیسے مجھے مارنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ گیٹ آؤٹ! میں چلائی۔ شاداب ایک جھٹکے سے مڑا اور دروازہ کھول کر غصے سے آگ بنا اس طوفانی برف باری میں باہر نکل گیا۔